नमस्कार साथियों। मैं दिनेश मिर्दा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। तो हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर दुर्ग टॉपिक पढ़ रहे थे और दुर्ग में हमने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग पढ़ लिया था और बीकानेर के बाद में हमने जैसलमेर में सोनारगढ़ दुर्ग पढ़ लिया था और उसके बाद में जैसलमेर में ही हमने मोहनगढ़ दुर्ग पढ़ लिया था। इसके अलावा हम बाड़मेर में आ गए थे। बाड़मेर में आपको पता होगा हमने कोटड़ा का किला पढ़ लिया था, जूना किला पढ़ लिया था। तो ऐसे जो भी बाड़मेर के किले थे उसके बाद में अब मैं सीधा आता हूँ टॉपिक में। बाड़मेर के नीचे आपको पता होगा अगर हम बात करें तो सांचौर है। सांचौर के अंदर कोई किला है नहीं और फिर नीचे सांचौर के नीचे आता है सिरोही और सिरोही जिले के अंदर जो दुर्ग है उनमें हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आप जुड़िएगा मेरे साथ। हम बात करते हैं सिरोही जिले में एक किला है, उसका नाम है अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग, आपको पता है सिरोही में तीन दुर्ग हैं, अचलगढ़, बसंतगढ़ और मचान दुर्ग। तो अचलगढ़ दुर्ग, बात करते हैं इस अचलगढ़ दुर्ग की। अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, ये जो अचलगढ़ दुर्ग है अपने तो वही चीज, अगर किसी दुर्ग के अन्य नाम है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? अन्य नाम। ये जो अचलगढ़ दुर्ग है इसका अन्य नाम, अब बाकी दुर्गों की तरह ज्यादा नाम नहीं है इसको, और हम क्या कह सकते हैं अचलगढ़ दुर्ग को? इसे हम कह सकते हैं आबू का किला या आबू दुर्ग, आबू का किला। अचलगढ़ दुर्ग को ही हम क्या कहेंगे? आबू का किला, आबू का किला, आबू का किला। इसके अलावा अगर और बात करें तो इसे हम और क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं अरबुदाचल, 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 क्योंकि पहाड़ी का नाम ही अरबुदाचल, इसीलिए इस आबू के किले को या अचलगढ़ दुर्ग को हम अरबुदाचल भी कह सकते हैं। ये अन्य नाम हो जाएंगे। अचलगढ़ दुर्ग को कहते हैं आबू का किला और अरबुदाचल। अन्य नाम के बाद में अगर हम बात करें तो वही स्थान, ये अचलगढ़ दुर्ग कौन से स्थान पर है? तो आप आराम से बता सकते हो। अचलगढ़ दुर्ग है ये कहाँ पे होगा? तो ये अचलगढ़ दुर्ग पड़ता है भैया माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू। और ये माउंट आबू जगह कहाँ पड़ती है? तो आप आराम से बता सकते हो, ये जगह पड़ती है सिरोही जिले में। तो सिरोही जिले के माउंट आबू के अंदर एक किला है जिसे कहते हैं अचलगढ़ दुर्ग, इसी को कहते हैं आबू का किला, अरबुदाचल। स्थान के बाद में अगर हम बात करें तो ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? तो आपको पता होगा, अब माउंट आबू ऊंचा पहाड़ी पे है तो ये कौन सा दुर्ग हो जाएगा? गिरी दुर्ग। पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? गिरी दुर्ग। तो ये हो जाएगा गिरी दुर्ग। श्रेणी के बाद में अगर हम बात करें तो पहाड़ी, ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है। तो ये बना हुआ है आबू पर्वत पर, आबू पर्वत पर। अगर पर्वत की बात करें तो आबू पर्वत, या इसी को आप कह सकते हो आबू पर्वत को और क्या कहोगे? अरबुदा गिरी, अरबुदा गिरी। ये जो अरबुदा गिरी पहाड़ी है इस पर अरबुदा गिरी, या इसी को आप कह सकते हो अरबुदाचल, अरबुदाचल पहाड़ी, अरबुदाचल पहाड़ी। तो अरबुदाचल पहाड़ी पे बना होने के कारण ही इसको क्या कहते हैं? अरबुदाचल। ये अचलगढ़ दुर्ग के अन्य नाम हो गए, स्थान हो गया, श्रेणी हो गया, पहाड़ी हो गया। इसके बाद में हम बात करें ये जो अचलगढ़ दुर्ग है इसी की बात करते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले इस अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण, तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो आपको पता होना चाहिए इसका निर्माण करवाया था परमार वंश के राजाओं ने। निर्माण परमार वंश के राजाओं ने, परमार वंश के राजाओं ने, परमार वंश के राजाओं ने। ये जो अचलगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण करवाया परमार वंश के राजाओं ने। लेकिन आपसे पूछ ले इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया, बाद में इसकी मरम्मत किसने करवाई? जीर्णोद्धार। तो ये जो आबू के अंदर जितने भी दुर्ग बने हुए, अचलगढ़ है, बसंतगढ़ है, मचान दुर्ग है, इनकी पुनः निर्माण की अगर बात करें या इनके निर्माता की बात करें तो वो कौन हो जाता है? महाराणा कुंभा। तो इसका जीर्णोद्धार बात करते हैं, इसका जीर्णोद्धार कब हुआ, किसने करवाया? तो इसका जीर्णोद्धार कब हुआ? तो आप बता सकते हो 1452 ईस्वी में, 1452 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो आप बता सकते हो इसका जीर्णोद्धार करवाया है महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा, मेवाड़ के महाराणा है महाराणा कुंभा, जिनकी उपाधियां थी आप जानते हो, अभिनव भरताचार्य, राणो रासो, हाल गुरु, दान गुरु,
छापुर, ऐसी बहुत सारी उपाधियां थी। तो महाराणा कुंभा का टाइम 1433 से लेके 1468 ईस्वी, ये महाराणा कुंभा का समय था। तो देखो 1452 ईस्वी के अंदर महाराणा कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। कब, किसने? और बात करूं तो क्यों करवाया इसका जीर्णोद्धार, क्यों इसका जीर्णोद्धार क्यों करवाया, तो आपको पता होना चाहिए। मेवाड़ की गुजरात आक्रमण से रक्षा हेतु, मेवाड़ की गुजरात आक्रमण से रक्षा हेतु, मेवाड़ की गुजरात आक्रमण से रक्षा हेतु, गुजरात आक्रमण से रक्षा हेतु, रक्षा हेतु मेवाड़ की गुजरात आक्रमण से रक्षा के लिए रक्षा की श्रेणी में एक दुर्ग बना दिया, जिसका नाम क्या है, अचलगढ़ दुर्ग। बना हुआ तो पहले ही था, उसका जीर्णोद्धार करवा के उसको सुदृढ़ कर दिया, मजबूत कर दिया। बनाया तो परमाणु नहीं था, क्यों हो गया? तो अगर बात करें तो एक और बात देख सकते हैं, किसके स्थान पर जीर्णोद्धार करवाया, तो किसके स्थान पर? तो आप बता सकते हो, परमाणु द्वारा निर्मित दुर्ग के स्थान पर। तो बात करता हूं, परमाणु द्वारा निर्मित, परमाणु द्वारा निर्मित, परमाणु द्वारा निर्मित पुराने दुर्ग के स्थान पर, पुराने दुर्ग के स्थान पर, या पुराने दुर्ग का, है ना, ऐसे बात कर ले। जीर्णोद्धार किसका हो जाएगा, ठीक है, किसके स्थान की बजाय ऐसे किसका जीर्णोद्धार करवाया, किसका करवाया, तो आप बता सकते हो परमाणु द्वारा निर्मित पुराने दुर्ग का, सॉरी पुराने दुर्ग का। तो यहाँ पे पहले परमाणु का बना हुआ एक दुर्ग था, उसी का महाराणा कुंभा ने 1452 में निर्माण करवा दिया या मरम्मत करवा दी या उसका जीर्णोद्धार करवा दिया। क्यों? तो मेवाड़ की गुजरात आक्रमण से रक्षा के लिए। तो ये निर्माता भी हो गए और इसके जीर्णोद्धार करने वाले भी हो गए। अब मैं बात करूं, इसमें एंट्री करते हैं। तो देखो, कोई भी दुर्ग होता है तो निर्माण के बाद में हम देखते हैं प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार। तो इसमें एंट्री करनी है हमें, तो प्रवेश द्वार, तो प्रवेश द्वार कौन से हैं? अभी देखो अचलगढ़ दुर्ग की देख रहे हो, इसमें जो प्रवेश द्वार है उसमें देखो, एक तो है हनुमान पोल, हनुमान पोल, गेट का नाम है हनुमान पोल। एक है गणेश पोल, हनुमान पोल और गणेश पोल, बस दो दरवाजे, गणेश पोल, हनुमान पोल और गणेश पोल, ये दो दरवाजे बने हुए हैं। इन्हीं से इसके अंदर एंट्री होगी। एंट्री होते ही हम क्या देखते हैं, मंदिर। तो बात करते हैं इसी अचलगढ़ दुर्ग के अंदर सॉरी अचलगढ़ दुर्ग के अंदर जो मंदिर है, वो मंदिर कौन से हैं, तो देखने का प्रयास करो। इसमें मंदिर में अगर बात करूं तो एक ही होगा, वो है अचलेश्वर महादेव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर। देखो, हमने जब भगवान शिव के मंदिर पढ़े थे उस टाइम भी हमने इसको डिटेल में पढ़ाया, अचलेश्वर महादेव मंदिर को। आपको पता होगा, ये वही महादेव जी का मंदिर है जहां भगवान शिव का प्रतीकात्मक रूप से अंगूठा बना हुआ है। ये वही मंदिर है जिसमें शिव और नंदी की प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पे एक गड्ढा बना हुआ है शिवलिंग के स्थान पर, जिसे ब्रह्म खड्ड कहते हैं। और गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने इस पे आक्रमण किया था और मधुमक्खियों ने वापस उस पे हमला किया था। इसी मंदिर को कहते हैं भंवरा थल, भंवरा थल। ये कुछ बातें हमने कर ली है मंदिर की। मंदिर के बाद में अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमें देखने हैं महल। तो इसमें जो महल है वो कौन से हैं, तो देखो भाई, महल, इसमें जो महल है वो कौन से हैं, तो बात करते हैं। एक तो है कुंभा का राजप्रासाद। राजप्रासाद का मतलब ही होता है महल। तो देखो, एक तो हो जाएगा कुंभा के राजप्रासाद, कुंभा के राजप्रासाद, प्रासाद मतलब महल, तो कुंभा के महल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर इस महल की बात करूं, इसके अंदर महल, तो और हो जाएगा ओखा रानी का महल, ओखा रानी का महल, ओखा रानी का महल, याद रखना। तो कुंभा के राजप्रसाद या कुंभा के महल, और इसके अलावा ओखा रानी का महल, ये इस अचलगढ़ के अंदर महल हो जाएंगे। मंदिर, मंदिर के बाद में हमने क्या देखा है, महल। और महल के बाद में मैं बात करूं तो देखो, इसमें तालाब, या आप देख सकते हो कुंड, तालाब ओब्लिक कुंड। तो इसमें कौन से तालाब हैं, कौन से कुंड हैं, तो उन्हीं की बात करते हैं। अचलगढ़ दुर्ग को ही देख रहे हैं, तो इसमें जो तालाब या कुंड है उसमें एक तो है कपूर सागर तालाब, कपूर सागर तालाब, कपूर सागर तालाब। इसके अलावा एक है मंदाकिनी कुंड,
मंदाकिनी कुंड, मंदाकिनी कुंड, मंदाकिनी कुंड। अब ये भी एक तरह का तालाब ही है। ऐसा लोक मान्यता है कि पुराने समय में इस मंदाकिनी कुंड के अंदर मतलब घी भरा रहता था और ऋषि मुनि यहाँ से घी ले जाते थे और होम यज्ञ करते थे, हवन करते थे, है ना। तो ये मंदाकिनी कुंड, कपूर सागर तालाब और मंदाकिनी कुंड, कपूर सागर तालाब और मंदाकिनी कुंड, ये इसमें कुंड हो जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं इसके अंदर झील, झील कौन सी झील है तो बात करते हैं। तालाब हो गए कपूर सागर तालाब, कुंड हो गया मंदाकिनी कुंड, और झील की बात करें तो इसमें कौन सी झील हो जाएगी, यह हो जाएगी भैया सावन भादो झील, सावन भादो झील, सावन भादो झील। अगर पूछ ले कौन सा ऐसा किला है जिसमें सावन भादो झील है तो वो कौन सा हो जाएगा, अचलगढ़ दुर्ग। अब मैंने सावन भादो जितनी भी चीजें आगे लिखा रखी है वैसे मैं बोल देता हूँ। सावन भादो कड़ैया पूछ ले तो करणी माता का मंदिर है, देशनोक बीकानेर वहां पे। सावन भादो महल पूछ ले तो डीग भरतपुर, मतलब डीग अब जिला बन गया, डीग के अंदर ही है। और इसके अलावा अगर आपसे सावन भादो नहर पूछ ले तो वो कहाँ हो जाएगी, कोटा में, है ना। सावन भादो मंदिर पूछ ले तो वो कहाँ पे हो जाएगा, सावन भादो मंदिर हो जाएगा जयपुर में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमने सावन भादो देख रखी है। तो यहाँ पे मैं अब ज्यादा चर्चा करूं तो कोई काम का नहीं है, पुराने वीडियो देखना, सावन भादो एक जगह आपको चीजें मिल जाएगी। झील के बाद में अगर मैं बात करता हूँ सावन भादो में तो देखने का प्रयास करें। झील के बाद में हम देख लेते हैं इसी दुर्ग के अंदर गुफा, इस दुर्ग में गुफा कौन सी बनी हुई है, अचलगढ़ दुर्ग के अंदर। तो यहाँ पे एक गुफा है और वो है राजा भरतहरि की गुफा। तो बात कर लेते हैं भृतहरि, भृतहरि की गुफा, भृतहरि की गुफा, याद रख लेना, भरतहरि की गुफा। राजा भरतहरि का मंदिर पूछ ले तो वो कहाँ पे है, सरिस्का अभयारण्य अलवर में। तो देखो भरतहरि की गुफा कहाँ हो जाएगी, तो आप आराम से बता सकते हो राजा भरतहरि की जो गुफा है वो तो कहाँ हो जाएगी, अचलगढ़ दुर्ग में। लेकिन यही मैं नोट में लिख देता हूँ, भरतहरि का मंदिर देखने का प्रयास करें, राजा भृतहरि। ये मंदिरों में भी हमने देखा है भृतहरि का मंदिर। अगर राजा भरतहरि का मंदिर पूछ ले आपसे तो वो मंदिर आप आराम से बता सकते हो, राजा भरतहरि का मंदिर कहाँ पे हो जाएगा, सरिस्का। और ये सरिस्का अभयारण्य कहाँ पड़ता है, ये सरिस्का अभयारण्य पड़ता है अलवर में, सरिस्का अभयारण्य। और ये सरिस्का अभयारण्य कहाँ पड़ेगा, अलवर। तो अलवर के अंदर जो सरिस्का अभयारण्य है वहां पे भरतहरि का मंदिर है। और भरतहरि गुफा पूछ ले तो वो कौन सा हो जाएगा, आप आराम से बता सकते हो, अचलगढ़ दुर्ग। वैसे हमने खूब बात कर रखी है, ये जो भरतहरि का मंदिर है यहाँ पे जो मेला भरता है वो कनपटे जोगियों का कुंभ भी कहलाता है। खैर मैं अब आगे की बात करता हूँ, गुफा, गुफा के बाद में हम देख लेते हैं इसी के अंदर कोई छतरी या स्मारक कोई बना हुआ है क्या, तो देखते हैं अभी। छतरी, छतरी ओब्लिक स्मारक, छतरी ओब्लिक स्मारक। अभी हम जो पढ़ रहे हैं अचलगढ़ दुर्ग, इसके अंदर छतरी या स्मारक, किसका स्मारक बना हुआ है तो बात करता हूं शिरोई के महाराव मानसिंह का, शिरोई के महाराव मानसिंह का, शिरोई के महाराव मानसिंह का, मानसिंह का। तो शिरोई के जो महाराव है मानसिंह, उनका यहाँ पे छतरी या स्मारक बना हुआ है, याद रख लेना। इसके अलावा बात करता हूँ यहाँ पे तो देखने का प्रयास करें, इसमें मूर्तियां, अचलगढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं, इसमें मूर्तियां कौन सी मूर्तियां यहाँ बनी हुई है तो बात करते हैं। देखो यहाँ पे एक तो बनी हुई है सावन भादो मूर्तियां, तो दिमाग में रखना सावन किसकी मूर्ति है, पत्थर की बनी हुई है मूर्तियां। सावन किसकी है तो सावन है कुंभा की मूर्ति, कुंभा। इसके अलावा भादो किसकी मूर्ति है तो कुंभा के बड़े बेटे उदा की। तो सावन भादो, भादो किसकी हो जाएगी, उदा की। तो सावन भादो मूर्तियां, तो आपको याद रह जाएगा सावन भादो मूर्तियां कहाँ बनी हुई है तो वो कहाँ बनी हुई है, अचलगढ़ दुर्ग। और अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है, माउंट आबू सिरोही में। तो सावन भादो मूर्तियां पूछ ले तो वो कहाँ पे, अचलगढ़ में। ये पत्थर की दो मूर्तियां। कुंभा को पहले ये थोड़ी पता था कि मेरा बेटा उदा मेरी हत्या कर देगा। आपको पता होगा ये वही उदा है जो मेवाड़ का पितृहंता कहलाया, ये वही उदा है जिसने कुंभा की हत्या की थी, कहाँ पे, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे और कौन सी मूर्तियां हैं तो यहाँ पे है दूरसा आठा की, दूरसा आठा वही जो अकबर के दरबारी थे जिन्होंने विरुद्ध छतरी और किरतार बावनी नामक रचनाएं की है, वही दूरसा आठा जिन्होंने बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखित किताब वैलिक किशन रुक्मणी को 5वां वेद 19वां पुराण कहा था, वही दूरसा आठा। तो दूरसा आठा की पीतल की मूर्ति,
या धातु से बनी हुई मूर्ति, दुर्साटा की पीतल की मूर्ति। तो ये अभी हम मूर्तियां देख रहे हैं, तो देखो कौन सी मूर्तियां हो जाएगी। सावन भादो मूर्तियां, श्रावण कुंभा और भादो उदा, बाप बेटों की पत्थर की बनी हुई मूर्तियां, और दुर्साटा की पीतल की मूर्ति, दुर्साटा की पीतल की मूर्ति। इसके अलावा अगर मूर्तियों में बात करूं तो और देखो, तीन भैंसों की मूर्तियां। सर ये भैंसा क्या होता है? हस्बैंड ऑफ बफेलो, है ना। तो बफेलो का हस्बैंड भैंसा, तो दिमाग में रखें, जिसे मारवाड़ी में कहते हैं पाटा। तो दिमाग में रखना, तीन भैंसों की मूर्तियां, तीन भैंसों की मूर्तियां लगातार ऐसे कतारबद्ध तीन भैंसों की मूर्तियां। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि परमार वंश के जो राजा थे, ये सांकेतिक रूप से बनी हुई है भैंसों की मूर्तियां। भैंसा मतलब राक्षस। ऐसा कहते हैं लोग कि परमार जो राजा थे वो एक ही तीर से तीन राक्षसों का वध कर देते थे। तो ऐसे कतारबद्ध रूप से तीन भैंसे हैं और उनके बीच से ऐसे तीर निकलता हुआ दिखाया गया है, मतलब बता रखा है। तो लोगों की ऐसी मान्यता है कि पुराने टाइम में ऐसे दो दो तीन तीन राक्षस आते थे, उनको साथ में ही एक ही तीर से तीन राक्षसों का वध कर देते थे। कौन? परमार वंश के राजा। तो ये इसके अंदर मूर्तियां हो जाएगी। और अचलगढ़ दुर्ग में एक तो सावन भादो मूर्तियां, दुर्साटा की पीतल की मूर्ति और तीन भैंसों की मूर्तियां, ये कुछ इसके अंदर मूर्तियां हो जाएगी। और मूर्तियों के अलावा मैं अगर बात करूं तो वापस देखना, आप हल्का सा देखने का प्रयास करें। अचलगढ़ दुर्ग देखो, अन्य नाम हो गए आबू का किला, अरबुंदाचल, और स्थान माउंट आबू, सिरोही, श्रेणी, गिरी दुर्ग, पहाड़ी। आबू पर्वत कह सकते हो, अरबुदागिरी कह सकते हो, या अरबुंदाचल पहाड़ी कह सकते हो। पहाड़ी के बाद में निर्माण हो गया परमार वंश के राजाओं ने, वापिस जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा ने करवा दिया था वही परमारों के बनाए हुए किले पर। हनुमान पोल और गणेश पोल इसके दरवाजे, मंदिर अचलेश्वर महादेव मंदिर है। महल हो जाएंगे कुंभा के महल और ओखा रानी का महल। तालाब कपूर सागर तालाब और कुंड में मंदाकिनी कुंड, और झील हो जाएगी श्रावण भादो झील। गुफा हो जाएगी भरतरी की गुफा, क्षत्रिय स्मारक, तो आप बता सकते हो सिरोही के महाराव मानसिंह का स्मारक बना हुआ है यहाँ पे। और मूर्तियां ये हो जाएगी, और खास कोई बात नहीं है। विशेषता में अगर बात करें तो मैं एक लास्ट में इसकी एक विशेषता लिख देता हूँ। विशेषता, तो विशेषता में यही है, ये राजस्थान का, ये है राजस्थान का, ये है राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है। राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है, ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है, स्थित दुर्ग है। तो राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है, उसका नाम क्या हो जाएगा? अचलगढ़ दुर्ग। तो बस ये हो जाएगा आपका अचलगढ़ दुर्ग। तो वापस देखो, अगर आपने सिस्टम से देखा है तो आराम से देखो, सारे पैटर्न वही सेम ही चल रहे हैं। अन्य नाम, स्थान, श्रेणी, श्रेणी है तो फिर अपने आप पहाड़ी, फिर आपको पता होगा निर्माता, ये निर्माता ही हो गए, वापस जीर्णोद्धार करवाया वहां तक। फिर प्रवेश द्वार, प्रवेश करते ही मंदिर देखेंगे, महल देखेंगे, फिर अंदर जलाशय वगैरह देखेंगे, फिर इसमें गुफा, क्षत्रिय स्मारक, और फिर ये मूर्तियां लास्ट में विशेषता। मेरे हिसाब से ये चीजें आपको आराम से याद रह जाएगी। अब हम बात करते हैं सिरोही के अंदर ही एक अगला दुर्ग है जिसका नाम है बसंतगढ़ दुर्ग। तो सिरोही का देखो पहला दुर्ग देखा है आज आपने, और वो कौन सा था? अचलगढ़। ये पहला दुर्ग था अचलगढ़ सिरोही के अंदर। अब हम देखने वाले वो है हमारे बसंतगढ़ दुर्ग। तो बात करते हैं अचलगढ़ के बाद में सेकंड जो दुर्ग है वो है बसंतगढ़ दुर्ग। बसंतगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग। बात करते हैं इस बसंतगढ़ दुर्ग की, तो देखने का प्रयास करें। अचलगढ़, बसंतगढ़ और एक है मचान दुर्ग, ये सिरोही के अंदर है। वैसे हमने पर्टिकुलर जिलों में दुर्ग दर्शा रखे हैं पहले वीडियो में, आप आराम से देख सकते हो। ये जो बसंतगढ़ दुर्ग है मैं बात करूं तो वही सबसे पहले तो अन्य नाम, हमने हर दुर्गों में सबसे पहले अन्य नाम ही पढ़ेंगे हम अगर किसी दुर्ग के हैं तो। और एक चीज मैं हमेशा आपको कहता हूँ, जब भी हेडिंग डालो दो लाइनें आप जरूर छोड़ा करो ऊपर से, कभी कोई बात और ऐड करनी हो तो। फिर एक जैसे ही अन्य नाम वाला टॉपिक हो जाता है तो एक दो लाइन छोड़ के फिर अगला बिंदु लिखा करो। खुलापन रखो नोट्स बनाते टाइम, ताकि कभी और भी आप कोई एनसीईआरटी की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कोई किताब पढ़ो तो एक दो बातें इसके अंदर ऐड कर सको। अन्य नाम में अगर मैं बात करूं तो इसे कहते हैं बसंती दुर्ग। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, है ना वही। खैर जो भी हो, तो बसंतगढ़ दुर्ग को और क्या कहते हैं? बसंती दुर्ग। बस इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना। अन्य नाम के बाद में बात करूं तो स्थान, बसंतगढ़ दुर्ग कौन से स्थान पर बना हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। ये बना हुआ है पिंडवाड़ा, और सिरोही के अंदर पड़ती है ये पिंडवाड़ा तहसील। पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा, ये पिंडवाड़ा जगह कहाँ पड़ता है? तो ये पिंडवाड़ा है सिरोही में। तो इसके सीधा कोष्टक में लिख दो सिरोही जिले की पिंडवाड़ा तहसील के अंदर। तो देखो सिरोही जिले में जो पिंडवाड़ा नामक जगह है
वहां पे एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम क्या है, बसंतगढ़। अब मैं यही बात करता हूँ, देखने का प्रयास करें। ये जो पिंडवाड़ा है, ये पिंडवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है? देखो, पिंडवाड़ा, तो आप जब राजस्थान का भूगोल पढ़ोगे तो वहां पे आप ज्योग्राफी में देखोगे सीमेंट की फैक्ट्रियां लगी हुई है यहाँ पे। तो देखो, ये जो पिंडवाड़ा है, यहाँ पे कौन सी फैक्ट्रियां लगी हुई है, मैं सीधी बात कर देता हूँ, फैक्ट्रियां। तो देखने का प्रयास करें, या पिंडवाड़ा प्रसिद्ध है, ऐसे लिख देता हूँ, पिंडवाड़ा प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है, देखो, हर चीज को ऐसे कोरिलेट करो, कोरिलेट करके पढ़ने का प्रयास करो, मजा आ जाए। तो यहाँ आपको पता होगा, एक तो है जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट का जो कारखाना या जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे है? पिंडवाड़ा सिरोही में। और इसके अलावा और बात कर लूं तो वो कौन सा हो जाएगा? तो बिनानी सीमेंट फैक्ट्री, बिनानी सीमेंट फैक्ट्री, बिनानी सीमेंट फैक्ट्री। तो बिनानी सीमेंट, ये जेके लक्ष्मी सीमेंट और बिनानी सीमेंट कहाँ पे है? पिंडवाड़ा सिरोही में। इसके अलावा मैं एक नोट और लिख देता हूँ, आपको पता होगा गरासिया जनजाति सिरोही जिले में ही रहती है, लेकिन सिरोही जिले की कौन सी तहसीलों में सर्वाधिक निवास करती है? तो वो है आबू और पिंडवाड़ा। तो यही मैं नोट में एक चीज लिख देता हूं, देखो, गरासिया जनजाति, गरासिया जनजाति, गरासिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है, गरासिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है, सर्वाधिक निवास करती है, निवास करती है। तो आपको पता होना चाहिए, ये हमने जनजातियों में पढ़ा भी था। तो ग्रासीय जनजाति जो सर्वाधिक निवास करती है वो कहाँ करती है? तो आपको पता होना चाहिए, आबू और पिंडवाड़ा तहसीलों में, आबू और पिंडवाड़ा तहसीलों में। ये पिंडवाड़ा नाम आ गया इसीलिए हमने बात कर ली पिंडवाड़ा, बस। सिरोही जिले की आबू और पिंडवाड़ा तहसीलों में सर्वाधिक निवास करने वाली जो जनजाति है उसका नाम क्या है? ग्रासिया जनजाति। तो ये बसंतगढ़ की बात कर रहा हूँ, बसंतगढ़ दुर्ग का है, पिंडवाड़ा में पिंडवाड़ा आ गया इसीलिए, जेके लक्ष्मी सीमेंट और बिनानी सीमेंट और ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ रहती है? आबू और पिंडवाड़ा। बसंतगढ़ दुर्ग की बात करते हैं, तो देखो, इस बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण, बसंतगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया? तो यहाँ पे पहले परमारों का राज था, परमारों ने ही निर्माण करवाया। तो बात कर लेता हूँ इसका निर्माण, तो आप बता सकते हो परमार वंश के राजाओं ने, परमार वंश के राजाओं ने बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, परमार वंश के राजाओं ने, के राजाओं ने, राजाओं ने, परमार वंश के राजाओं ने। तो निर्माण हो गया। निर्माण के बाद में अगर बात करें तो इसकी मरम्मत या इसका पुनः निर्माण, तो बात कर लेता हूं, अगला पेज ले लेते हैं। देखो, फिर इसका जीर्णोद्धार, बसंतगढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार, बसंतगढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो बात कर लेते हैं, जीर्णोद्धार मतलब मरम्मत, पुराना किला था उसी की जगह। तो बात कर लेते हैं जीर्णोद्धार कब करवाया और किसने करवाया, कब और किसने। तो बात करता हूँ, जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा ने करवाया। तो बात कर लेते हैं, देखो, इसका जो जीर्णोद्धार है वो कब करवाया है? तो जीर्णोद्धार में हम बात कर लेते हैं, इसका जो जीर्णोद्धार हुआ है वो कब हुआ है? तो वो हुआ है 1451 ईस्वी में, 1451 ईस्वी में। और किसने करवाया है? तो महाराणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने। ये जो महाराणा कुंभा है इनका समय आप जानते हो, बार बार मैं लिखता रहता हूँ, 1433 से 1468, 1433 से 1468 ईस्वी। तो महाराणा कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। कौन से दुर्ग का? बसंतगढ़ दुर्ग का। अब बात कर लेते हैं, ये जो बसंतगढ़ दुर्ग है कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? तो आप आराम से बता सकते हो, ये है गिरि दुर्ग। श्रेणी की बात कर ले तो ये हो जाएगा गिरि दुर्ग। एक पहाड़ी पर बना हुआ है इसलिए कैसा दुर्ग हो जाएगा? गिरि दुर्ग, गिरि दुर्ग। अब श्रेणी हो गई तो अपने आप ही आपको पता होना चाहिए पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी पर है पहाड़ी। तो बात कर लेते हैं वो पहाड़ी कौन सी हो जाएगी, तो आप आराम से बता सकते हो, आबू पर्वत, इसी आबू पर्वत पर बना हुआ है, ठीक है। और अब इसके कोई गेट वगैरह कोई खास है नहीं, और सीधी बात कर लेता हूँ मंदिर। इस दुर्ग में जो मंदिर बना हुआ है वो कौन सा है? अभी देखो, आप दुर्ग कौन सा पढ़ रहे हो? बसंतगढ़ दुर्ग, सिरोही जिले का। एक पहले कौन सा पढ़ा था? अचलगढ़। इसमें जो मंदिर है वो मंदिर कौन सा है? तो वो है खीमज माता का मंदिर। बात कर लेते हैं, वो मंदिर कौन सा हो जाएगा? खीमज माता का मंदिर, खीमज माता का मंदिर। ये हमने देवियों में भी पढ़ा था, आपको पता होगा, खीमज माता का मंदिर। ये जो खीमज माता है, मैं बात कर लेता हूं, इसी का अन्य नाम क्या है? खीमज माता का अन्य नाम,
खीमज माता को और क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इस खीमज माता को कहते हैं शेमकारी माता। शेमकारी माता, खीमज माता को ही कहते हैं शेमकारी माता। इसी खीमज माता को और क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं शुभंकरी माता। शुभंकरी माता, शुभंकरी माता। तो शेमकारी माता या शुभंकरी माता ये है खीमज माता। और खीमज माता की बात करूं तो ये कुल देवी किसकी है, सोलंकी राजपूतों की। कुल देवी, कुल देवी वही चालुक्य या सोलंकी, तो ये कुल देवी किसकी हो जाएगी, सोलंकी राजपूतों की। सोलंकी राजपूतों की, सोलंकी राजपूतों की, राजपूतों की। बस इतना सा याद रखना, ये है खीमज माता या शेमकारी माता, दिमाग में रह जाएगा, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो अभी देखो हमने सिरोही के कौन से देख लिए, अचलगढ़, और कौन सा देख लिया, बसंतगढ़ दुर्ग। अब हम सिरोही जिले का ही एक दुर्ग और पढ़ने वाले हैं, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मचान दुर्ग। मचान दुर्ग। देखो अचलगढ़, बसंतगढ़ और मचान दुर्ग, तो ये हो जाएगा मचान दुर्ग। मचान दुर्ग। सिरोही जिले में हम दुर्ग पढ़ रहे हैं, तो सिरोही जिले के ये 3 ही दुर्ग हैं, आपको आराम से याद रखना। इस मचान दुर्ग की बात करूं तो सबसे पहले मचान का और कोई नाम नहीं है, तो अन्य नाम की जरूरत नहीं है, स्थान। तो ये है कहाँ, तो मचान दुर्ग पड़ता है सिरोही के अंदर, पर्टिकुलर जो सिरोही है वहीं सिरोही, मचान दुर्ग सिरोही में ही है। और इस मचान दुर्ग की बात करूं तो इसका निर्माण, बस 2 ही बातें याद रखनी है और कुछ नहीं है, नाम याद रह जाए इस बहाने। तो मचान दुर्ग के निर्माण की बात करूं तो इसका निर्माण देखो किसने किया, तो आप बता सकते हो महाराणा कुंभा ने। मचान दुर्ग का निर्माण किसने किया, तो आप बता सकते हो महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। और ये जो महाराणा कुंभा है, बार बार जब भी महाराणा कुंभा नाम आते हैं तो मैं ये जरूर बात करता हूँ 1433 से 1468, 1433 से 1468 ईस्वी ये शासन किया था महाराणा कुंभा ने। ठीक है, और महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण किया तो क्यों किया, क्या जची महाराणा कुंभा के निर्माण की, तो आपको पता होना चाहिए। महाराणा कुंभा ने मेर के मेड़ों से, अजमेर वाला जो क्षेत्र है वो पहाड़ियां मेर कहलाती है, तो देखो मेर के मेड़ों से, मेर के मेड़ों से, मेर के मेड़ों से, मेर के मेड़ों से, मेर के मेड़ों से सुरक्षा हेतु, मेर के मेड़ों से सुरक्षा हेतु, मेवाड़ की सुरक्षा हेतु, सुरक्षा हेतु मेर के मेड़ों से मेवाड़ की सुरक्षा हेतु एक दुर्ग बनाया जिसका नाम क्या है, मचान दुर्ग। महाराणा कुंभा ने खूब दुर्ग बनाया ना, आपको पता होगा। महाराणा कुंभा के बारे में कवि राजा श्यामल दास अपनी किताब वीर विनोद में लिखते हैं कि मेवाड़ में 84 दुर्ग थे, जिनमें से अकेले कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। तो वही महाराणा कुंभा जिन्हें राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। तो ये 3 दुर्ग हो गए आपके सिरोही के अंदर, अचलगढ़, बसंतगढ़ और मचान दुर्ग। अचलगढ़, बसंतगढ़, मचान दुर्ग, अचलगढ़, बसंतगढ़ और मचान दुर्ग। सिरोही से आगे चलें तो आपको पता होगा एक जिला आता है उदयपुर, और उदयपुर जिले में अब जो दुर्ग हैं उनकी हम बात करते हैं। तो देखो उदयपुर में कौन से दुर्ग हैं, तो उदयपुर का पहला किला ले लेते हैं हम, और वो है भौमट दुर्ग। भौमट दुर्ग बिलों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया था महाराणा कुंभा ने, तो इसी भौमट दुर्ग की बात कर लेते हैं, तो देखने का प्रयास करें। उदयपुर के अंदर ही है भौमट दुर्ग, तो अन्य नाम तो कुछ है नहीं, सीधा देख लेते हैं स्थान। भौमट दुर्ग है कहाँ, तो आपको खुद को पता होना चाहिए, ये भौमट दुर्ग कहाँ है, उदयपुर। उदयपुर, उदयपुर जिले में। अब मैं देखो छोटे बड़े सारे दुर्ग लूंगा, यार जिले वाइज ही लूंगा ताकि आपको याद हो जाए। सिरोही के नीचे जिला कौन सा है, उदयपुर ही है, तो उदयपुर में देखो कौन सा दुर्ग हो जाएगा, भौमट दुर्ग। भौमट दुर्ग। अब मैं बात करता हूँ ये जो दुर्ग है इसका निर्माण, भौमट दुर्ग का निर्माण, तो आपको पता होना चाहिए इस भौमट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया और क्यों करवाया। तो बात कर लेते हैं इस दुर्ग का निर्माण किसने, किसने, तो आप बता सकते हो महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने, और बार बार लिखोगे महाराणा कुंभा का टाइम तो तुम्हें याद हो जाएगा, और कुंभा का टाइम बहुत पूछा जाता है। महाराणा कुंभा ने, और महाराणा कुंभा का टाइम तुम जानते हो 1433 से लेके 1468 ईस्वी। ठीक है, और महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया भौमट दुर्ग का, तो क्यों करवाया, क्या जची महाराणा कुंभा के, है ना, क्यों करवाया, तो आपको पता होना चाहिए। बिलों से मेवाड़ या बिलों पर नियंत्रण रखने हेतु, बस ऐसे बात करो, बिलों पर नियंत्रण रखने हेतु, बिलों पर नियंत्रण रखने हेतु, बिलों पर नियंत्रण रखने हेतु, रखने हेतु
तो भीलों पर नियंत्रण रखने के लिए महाराणा कुंभा ने एक दुर्ग बनाया है जिसका नाम क्या है, भौमट दुर्ग। भौमट दुर्ग। अगर बात कर लें कौन सी श्रेणी का दुर्ग होगा, तो आप आराम से बता सकते हो यह है गिरि दुर्ग, पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए कैसा दुर्ग हो जाएगा, गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग श्रेणी हो गई, तो आपको पता होना चाहिए पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है जिस पर यह भौमट दुर्ग बना हुआ है, तो आप आराम से बता सकते हो उदयपुर में जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है, गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ी। आपको पता होगा इसी गोगुंदा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है आयड़ नदी। आयड़ नदी। उदयपुर में उदय सागर झील से पहले इसका नाम होता है आयड़, उसके बाद में नाम होता है बेड़च। और बेड़च आपको पता होगा किस में मिल जाती है, बनास में। बनास, बेड़च और मैनाल का त्रिवेणी संगम होता है बिंगोद, और बिंगोद जगह कहाँ है, भीलवाड़ा में। खैर जो भी हो, और उसी आयड़ नदी के किनारे आपको पता होगा आहड़ नामक सभ्यता स्थल है जो कहाँ पे है, उदयपुर में। खैर जो भी हो, तो ये गोगुंदा की पहाड़ी पर बना हुआ ये दुर्ग है भौमट दुर्ग। ये आपको पता होगा भीलों पर नियंत्रण रखने के लिए भौमट दुर्ग बनाया था। तो उदयपुर का एक दुर्ग हो गया जिसका नाम क्या है, भौमट दुर्ग। अब भौमट दुर्ग के बाद में अगर बात करें तो यहाँ उदयपुर के अंदर जो दूसरा दुर्ग है उसकी मैं बात कर लेता हूं, उसका नाम है सजनगढ़ दुर्ग। सजनगढ़ दुर्ग। सजनगढ़ दुर्ग। सजनगढ़ दुर्ग। इसकी बात करते हैं, उदयपुर में ही है ये सजनगढ़ दुर्ग। बात करते हैं, कोई इसको महल की श्रेणी में रख लेता है, जो भी है। अब वही चीज अपने तो सजनगढ़ दुर्ग के अन्य नाम, सजनगढ़ दुर्ग को और क्या कहते हैं, अन्य नाम। तो आपको पता होना चाहिए कि सजनगढ़ दुर्ग के अन्य नाम क्या क्या है। इसे कहते हैं मानसून महल। एक तो कहते हैं इसे मानसून महल। मानसून महल। कोई इसको महल की श्रेणी में रखता है, कोई इसे दुर्ग की श्रेणी में रखता है, मानसून महल। इसे और क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वाणी विलास पैलेस। वाणी विलास पैलेस। वाणी विलास पैलेस। इसी सज्जनगढ़ को कहते हैं वाणी विलास पैलेस। और इस सज्जनगढ़ को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं उदयपुर का हवा महल। उदयपुर का हवा महल। उदयपुर का हवा महल। हवा महल। लगे आती मैं यहाँ पे चर्चा कर दूं, आपसे सीधा सीधा पूछ ले हवा महल कहाँ है, हवा महल, तो आपको पता होना चाहिए ये जो हवा महल है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आप बता सकते हो जयपुर का। जयपुर का हवा महल जयपुर में बना था। कब बना था, तो हवा महल बना था 1799 ईस्वी में। किसने बनाया था, तो बनाया था सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने, आगे पढ़ोगे तब पढ़ोगे, यहाँ पे कुछ बातें हटका दूं, सवाई प्रताप सिंह ने। और इसका जो कारीगर था उसका नाम क्या था, उस्ताद लालचंद। उस्ताद लालचंद। लालचंद। उस्ताद लालचंद इसका कारीगर है। तो ये जयपुर के अंदर बना हुआ हवा महल है, थोड़ा सा दिमाग में रखना। ये उदयपुर का हवा महल ये सज्जनगढ़ दुर्ग कहलाता है, लेकिन जयपुर वाला जो हवा महल है वो आपको पता होना चाहिए। जयपुर में हवा महल और मंजिलें कितनी हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये जयपुर में जो हवा महल है ये कितने मंजिला है, तो आपको पता होना चाहिए 5 मंजिलें हैं। इसमें यही लिख दूं 5 मंजिलें। ये जयपुर वाले की बात कर रहा हूँ। और वो जो 5 मंजिलें हैं वो कौन सी है, यही अटका दूं, तो देखो सर्द रत्न विचित्र प्रकाश हवा। सर्द रत्न विचित्र प्रकाश हवा। सर्द रत्न विचित्र प्रकाश हवा। ये जब महल पढ़ेंगे उस टाइम देखेंगे सब के आगे महल लगा लो, सर्द महल, रत्न महल, विचित्र महल, प्रकाश महल और हवा महल। ये 5 मंजिला इमारत है हवा महल। खैर अब मैं ऐसे ही आ गया उदयपुर का हवा महल, तो इसलिए मैंने चर्चा कर दी। जयपुर के अंदर 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। और कारीगर कौन था, इसका डिजाइनर कौन था, उस्ताद लालचंद। कितनी मंजिलें हैं, 5 मंजिलें। सर्द रत्न विचित्र प्रकाश हवा। सर्द रत्न विचित्र प्रकाश हवा। महलों में हम खूब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ऐसे ही लिख दिया मैंने। तो ये जो सज्जनगढ़ दुर्ग है इसका नाम और क्या है, इसे कहते हैं उदयपुर का हवा महल। और मैं बात करता हूं इस सज्जनगढ़ दुर्ग को और क्या कहते हैं, तो ये जो सज्जनगढ़ दुर्ग है इसी को और क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मेवाड़ का मुकुटमणि दुर्ग। मेवाड़ का मुकुटमणि दुर्ग। मेवाड़ का मुकुटमणि दुर्ग। मुकुटमणि दुर्ग। मेवाड़ का मुकुटमणि दुर्ग। ये थोड़ा नीचे लिख देता हूं, सॉरी भाइयों। मेवाड़ का मुकुटमणि दुर्ग। मेवाड़ का मुकुटमणि दुर्ग। मेवाड़ का मुकुटमणि दुर्ग। मेवाड़ का मुकुटमणि दुर्ग।
मेवाड़ का मुकुटमणि दुर्ग। ये प्रश्न पूछ ले आपसे, मेवाड़ का मुकुटमणि दुर्ग किसे कहते हैं? तो सज्जनगढ़ दुर्ग को। मानसून महल किसे कहते हैं? सज्जनगढ़ दुर्ग को। वाणी विलास पैलेस किसे कहते हैं? सज्जनगढ़ दुर्ग को। उदयपुर का हवा महल किसे कहते हैं? सज्जनगढ़ दुर्ग को। आराम से याद रह जाएगा। इसी सज्जनगढ़ की बात करते हैं तो देखने का प्रयास करें। ये जो सज्जनगढ़ है, सज्जनगढ़ दुर्ग, ये कौन से स्थान पर है? तो आप आराम से बता सकते हो। ये सज्जनगढ़ कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर, उदयपुर। बोमट दुर्ग हो गया, सज्जनगढ़ हो गया। सज्जनगढ़ कहाँ पे है? उदयपुर में। अब बात करता हूँ, ये जो सज्जनगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण किसने करवाया? मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि इस सज्जनगढ़ की सारी बातें यहीं आ जाए अपन। तो देखो, ये जो सज्जनगढ़ दुर्ग है, इसके निर्माण की बात करते हैं। इसका निर्माण, इस सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। तो बात कर लेते हैं सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण। तो आप आराम से बता सकते हो। देखो, सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण कब, सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ, किसने करवाया, कब, किसने और क्यों? क्यों, क्यों, अभी बात करते हैं कब, किसने और क्यों। तो सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण 1884 ईस्वी में करवाया। एक साल बाद में आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी था, उसने ही की थी कांग्रेस की स्थापना। तो 1884 में किसने की है इसकी स्थापना? तो महाराणा सज्जन सिंह ने। महाराणा सज्जन सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह ने। तो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह, इन्होंने स्थापना की थी। क्यों? तो आप बता सकते हो, मानसून की गतिविधियों, मानसून की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए, मानसून की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए, मानसून की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए, को रिकॉर्ड करने हेतु, रिकॉर्ड करने हेतु। तो मानसून की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए महाराणा सज्जन सिंह ने किसका निर्माण करवाया है? सज्जनगढ़ दुर्ग का। सज्जनगढ़ दुर्ग का। एक तो बातें और लिख लेते हैं इस सज्जनगढ़ दुर्ग की, थोड़ा मैं इसको हल्का सा छोटा कर रहा हूँ, कोई नहीं, आपने लिख लिया होगा वैसे। अब देखें, ये जो सज्जनगढ़ दुर्ग है, ये किस श्रेणी का दुर्ग है? तो आप आराम से बता सकते हो, गिरी दुर्ग है, पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। तो ये कैसा हो जाएगा? गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग पहाड़ी पर बना हुआ, इसलिए कैसा हो जाएगा? गिरी दुर्ग। और अगर पूछ ले पहाड़ी कौन सी पहाड़ी पर है, तो आप आराम से बता सकते हो, ये जो सज्जनगढ़ दुर्ग है, ये कौन सी पहाड़ी पर हो जाएगा? ये हो जाएगा बांसदरा पहाड़ी। बांसदरा पहाड़ी, बांसदरा पहाड़ी। कई बार एग्जाम में पूछ ले सीधा ज्योग्राफी की दृष्टि से, बांसदरा पहाड़ी कहाँ है? तो वो कहाँ पे होगी? उदयपुर में। और ये जो सज्जनगढ़ दुर्ग है, इसी के समीप पार्क, समीप पार्क, इसके समीप पार्क कौन सा होगा? तो आप आराम से बता सकते हो, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। तो देखो, पार्क कौन सा हो जाएगा? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। बायोलॉजिकल पार्क, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, लॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क। बस, ये अभी हमने सज्जनगढ़ दुर्ग की बात कर ली। तो देखो, उदयपुर में जो भी दुर्ग पड़े, एक तो हो गया बोमट दुर्ग, एक कौन सा हो गया? सज्जनगढ़ दुर्ग। आराम से याद रह जाएगा। अब सज्जनगढ़ के बाद में हम एक नया दुर्ग देख लेते हैं। हम जो उदयपुर के दुर्ग देख रहे थे, इसमें हमने दो दुर्गों की चर्चा कर ली है, और तीसरे दुर्ग को हम अब देख लेते हैं। और वो जो तीसरा दुर्ग है, उसी की बात करते हैं उदयपुर के अंदर। देखो, एक तो देखा था उदयपुर में आपने बोमट दुर्ग, एक देख लिया सज्जनगढ़ दुर्ग, और अब हम देखने वाले हैं ऊंटाला किला। ऊंटाला किला, ऊंटाला किला, ऊंटाला किला। तो उदयपुर के अंदर जो तीसरा दुर्ग है, उसका नाम है ऊंटाला किला। ऊंटाला किला, बात कर लेते हैं इसी ऊंटाला किले की। ऊंटाला किला बात करता हूँ इस ऊंटाला किला की। ये कौन से स्थान पर है? इसका अन्य नाम नहीं है, तो इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ऊंटाला किला स्थान, स्थान की बात करें तो ये है वल्लभ नगर। और ये जो वल्लभ नगर है, ये जगह कहाँ पड़ती है? ये जगह पड़ती है उदयपुर में। उदयपुर जिले में जो वल्लभ नगर जगह है, वहां पे है ऊंटाला किला। अब सबसे अच्छी बात यहां से है, ये वल्लभ नगर क्यों प्रसिद्ध है?
ये जो वल्लभ नगर है ना, ये प्रसिद्ध है। ऊंटाला किला तो इतना ही याद रखना है, ऊंटाला किला है कहाँ? वल्लभ नगर, उदयपुर। ये वल्लभ नगर प्रसिद्ध है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा, एक तो ये प्रसिद्ध है, आप राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ोगे, भैंस प्रजनन केंद्र। तो भैंस प्रजनन केंद्र जो राजस्थान के अंदर है वो कहाँ पे? वल्लभ नगर, उदयपुर। तो यहाँ पे हो जाएगा एक तो भैंस प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र। आपसे पूछ ले राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ है? वो है वल्लभ नगर, उदयपुर। वल्लभ नगर, उदयपुर, आराम से याद रह जाएगा। और ये क्यों प्रसिद्ध है वल्लभ नगर? तो यहाँ पे आपको पता होगा ऊंटाला माता का मंदिर इसी वल्लभ नगर में है। ऊंटाला माता का मंदिर, ऊंट पे सवारी कर रही है देवी, ऊंटाला माता का मंदिर। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछ ले, ऊंटाला माता का मंदिर कहाँ है? तो वो भी बताओगे आप, वल्लभ नगर, उदयपुर। और भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ है? वो भी है वल्लभ नगर में। और इसके अलावा यहाँ पे है एक बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता स्थल, बालाथल सभ्यता स्थल। तो बालाथल सभ्यता स्थल के लिए जो जगह प्रसिद्ध है, तो वो कौन सी जगह हो जाएगी? तो आप आराम से बता सकते हो, वल्लभ नगर। बस इतना सा याद रखना है। ऊंटाला का किला कहाँ है? वल्लभ नगर, उदयपुर में। ये वल्लभ नगर क्यों प्रसिद्ध है? भैंस प्रजनन केंद्र के लिए, ऊंटाला माता का मंदिर के लिए, बालाथल सभ्यता यहीं पे मिली है। लेकिन अब ऊंटाला नाम आ गया तो मेरे से रहा नहीं जाएगा, मैं हल्की सी बात करता हूँ। इसी ऊंटाला किला को लेके एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो देखो इधर देखो, ये जो ऊंटाला किला है, मैं बात करता हूँ। ये ऊंटाला किला प्रसिद्ध है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये जो ऊंटाला किला है ना, ये प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ये ऊंटाला किला किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए। ये जो ऊंटाला किला प्रसिद्ध है, यह है ऊंटाला के युद्ध के लिए, ऊंटाला युद्ध के लिए, ऊंटाला युद्ध के लिए, ऊंटाला युद्ध के लिए। अब ये क्या है ऊंटाला युद्ध? मैं बात करता हूँ ऊंटाला युद्ध के लिए। तो ये जो ऊंटाला युद्ध हुआ, ये कब हुआ, किन के मध्य हुआ? तो मैं बात करता हूँ ऊंटाला युद्ध कब हुआ। तो आप आराम से बता सकते हो ये युद्ध कब हुआ। ये हुआ 1600 ईस्वी के अंदर। और शासनकाल, उस टाइम में मेवाड़ के महाराणा कौन थे, किसके ये शासनकाल में हुआ? शासनकाल, तो आप बता सकते हो महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में, 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 शासनकाल में, शासनकाल में महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में हुआ था। और ये जो ऊंटाला का युद्ध हुआ, ये क्यों हुआ? तो हरावल सेना के नेतृत्व को लेके अभी बात करते हैं, महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में। और ये जो ऊंटाला का युद्ध है, इसका कारण क्या था? तो कारण यही था, हरावल सेना, मेवाड़ के हरावल सेना का नेतृत्व, मेवाड़ की हरावल सेना, मेवाड़ की हरावल सेना के नेतृत्व को लेकर, सेना के नेतृत्व को लेकर, नेतृत्व को लेकर अभी हम चर्चा करेंगे पूरी डिटेल में, आप चिंता मत करें, लेकर, ठीक है। और ये जो ऊंटाला का युद्ध हुआ, ये किन के मध्य हुआ? किन के मध्य, किन के मध्य, अभी हम चर्चा करते हैं। देखो ये जो हुआ किन के मध्य हुआ, तो ये हुआ भैया जैतर सिंह, जैतर सिंह चूड़ावत, जैतर सिंह चूड़ावत, जैतर सिंह चूड़ावत, जैतर सिंह चूड़ावत। और हुआ भाई बल्लू शक्तावत, बल्लू शक्तावत, शक्तावत। और दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अभी है क्या चीज, मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ। इसी ऊंटाला के युद्ध के लिए ये ऊंटाला का किला प्रसिद्ध है। तो बात करते हैं, देखने का प्रयास करें, इसी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो क्या है ऊंटाला किला, क्यों हुई लड़ाई, अभी देखते हैं। ये भैया ऊंटाला का किला है, मैं बात करता हूँ। देखो ये है ऊंटाला का किला। ये जो ऊंटाला का किला है ना, इसके यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है और उस पे यूं तिकी तिकी किले लगी हुई है। आप देखने का प्रयास करें, ये है ऊंटाला का किला। और इस ऊंटाला का किला पे अधिकार है अभी जहांगीर का, मुगल बादशाह जहांगीर का। भैया सुनना, और उस टाइम में जो महाराणा है उनका नाम है अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह, अमर सिंह। आप जानते हो जो भी मेवाड़ के महाराणा थे, उनकी सेना का जो आगे का भाग था, अग्रभाग, जिसे कहते हैं हरावल सेना। ये जो हरावल सेना थी,
इस हरावल सेना का सदैव नेतृत्व कौन करते थे? तो वो करते थे चूड़ावत। चूड़ावत, ये चूड़ावत ही नेतृत्व करते थे। लेकिन इन चूड़ावतों के नेतृत्व से शक्तावत हैं उनको थोड़ा सा मतलब यूं पीड़ा होती थी। शक्तावत कहते थे हम कोई कमजोर थोड़ी हैं इन चूड़ावतों से, हमें क्यों नहीं दिया जाता हरावल सेना का नेतृत्व। एक दिन ऐसे ही बात पहुंची महाराणा अमर सिंह के पास। महाराणा अमर सिंह ने कहा जो भी इस दुर्ग में सबसे पहले घुस जाएगा, सबसे पहले इस दुर्ग के अंदर जो एंट्री कर लेगा उसी को मेवाड़ की हरावल सेना का नेतृत्व दिया जाएगा। तो अब आन बान शान की लड़ाई हो गई। चूड़ावत चाहते हैं हरावल सेना का नेतृत्व हमारे पास रहे और शक्तावत चाहते हैं कि अच्छा मौका आ गया और अब हम मेवाड़ की हरावल सेना का नेतृत्व करेंगे। तो भैया देखो, ये जो दुर्ग है इसका ये जो मुख्य गेट है, इस मुख्य गेट पे ऐसे नुकीली नुकीली किले लगी हुई थी और इधर से ये सारी की सारी देखो सेना आ रही है। और ये जो सेना है यहाँ पे ऐसे मान लें ये सारी की सारी सेना है, ये किसकी है? ये सेना है बल्लू शक्तावत की। बल्लू शक्तावत, बल्लू शक्तावत की। इसके अलावा इधर की तरफ में जो सेना है, मान लो यहाँ पे मैं बात कर लूं तो इधर पे जो सेना है वो है चूड़ावतों की। चूड़ावतों की अब आप समझने का प्रयास करें। इधर से जो चूड़ावत है उनमें है ये जेतर सिंह है चूड़ावत, जेतर सिंह है चूड़ावत, जेतर सिंह है चूड़ावत। तो चूड़ावत नहीं चाहते कि हमारे हाथ से मेवाड़ी सेना का जो हरावल सेना का नेतृत्व है वो चला जाए और बल्लू शक्तावत करो या मरो की स्थिति में आ चुका है। वो चाहता है कि इस मेवाड़ की हरावल सेना का नेतृत्व मुझे मिले। तो इधर से बल्लू शक्तावत क्या करता है, इस गेट को तोड़वाने के लिए इसमें एंट्री करना है। इसमें सबसे पहले घुसे कौन? इधर तो ये चूड़ावत लगे हुए, इधर शक्तावत लगे हुए। तो इधर बल्लू शक्तावत क्या करता है, एक हाथी को आगे धकेलता है और हाथी को कहता है इस गेट को मतलब तोड़वाओ, है ना। महावत को कहता है कि हाथी से इसको तोड़वाओ। हाथी आके इसके जैसे ही ऐसे मारता है तो हाथी के वो नुकीली किलें चुभ जाती है और हाथी वापस खिसक जाता है। अब पीड़ा से हाथी खिसक गया। अब बल्लू शक्तावत उस महावत को कहता है हे महावत, ये हाथी इस नुकीली किलों से पीछे खिसक रहा है तो इन किलों के पास में इस गेट के चिपक के मैं खड़ा हो जाता हूं और मेरे पे हाथी की सूंड से वार किया जाए ताकि हाथी के किले नहीं चुभेगी और गेट टूट जाएगा। आप देखें बहादुर योद्धा को, और ये इस गेट के सामने खड़ा होता है, हाथी सूंड से मारता है, गेट टूट जाता है, बल्लू शक्तावत की लाश अंदर गिर जाती है। मतलब क्योंकि बल्लू शक्तावत लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। तो यहां जैसे ही बल्लू शक्तावत अंदर जाता है, एंट्री करता है, इतने में इस बात का पता चल जाता है चूड़ावत को, जेतर सिंह चूड़ावत को। बल्लू शक्तावत जैसे ही अंदर घुसने वाला होता है इतने में चूड़ावत है वो अपना शीश काट के, अपना सिर काट के अंदर फेंक देता है। तो इस दुर्ग के अंदर ये रहा जेतर सिंह चूड़ावत का सिर। तो कुल मिला के नेतृत्व तो चूड़ावतों के पास ही रहा, लेकिन हरावल सेना के नेतृत्व को लेकर बल्लू शक्तावत ने अपने प्राण त्याग दिए। और तो इसी वजह से बल्लू शक्तावत की इस वीरता के कारण ये ऊंटाड़ा का किला फेमस हो गया। ऊंटाड़ा का किला और ऊंटाड़ा का युद्ध, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। जेतर सिंह चूड़ावत और बल्लू शक्तावत के मध्य युद्ध हुआ और दोनों की साथ ही एंट्री हुई। तो इसलिए चूड़ावतों के पास ही नेतृत्व रहा। लेकिन इस योद्धा की वीरता की गाथा से जुड़ा हुआ एक दुर्ग है जिसका नाम क्या है? ऊंटाला का किला। और ऊंटाला का किला है कहाँ? वल्लभनगर, उदयपुर। तो ये उदयपुर में 3 दुर्ग हमने पढ़ लिए। कौन से हैं? भौमट दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग और कौन सा हो जाएगा? ऊंटाला का किला। अब हम उदयपुर से आगे चलते हैं तो वो चित्तौड़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग बहुत बड़ा दुर्ग है, तो वो पूरा एक पीरियड खाएगा, उसकी कल हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन चित्तौड़ में एक छोटा सा दुर्ग आज पढ़ लेते हैं ताकि चित्तौड़ जिले के जो भी दुर्ग है वो कंप्लीट हो जाए। तो एक दुर्ग ले लेते हैं हम, उसका नाम है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ जिले में ही एक दुर्ग है जिसका नाम है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भैंस रोड गढ़ में चली गई, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो इसी भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात करते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग बात करें इस भैंसरोडगढ़ दुर्ग की, तो सबसे पहले तो अपने वही पॉइंट, अन्य नाम भैंसरोडगढ़ दुर्ग को और क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को और क्या कहते हैं? तो याद रखना भैया, इस भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं राजस्थान का वेलोर। राजस्थान का वेलोर, राजस्थान का वेलोर। इस भैंसरोडगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? राजस्थान का वेलोर। अन्य नाम के बाद में बात कर लें स्थान भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ है, तो आप आराम से बता सकते हो ये जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ये चित्तौड़ में पड़ता है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। ये जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है
इसके निर्माता कौन थे? निर्माता, तो अभी बात कर लेते हैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है। तो इसके जो निर्माता है उनका नाम है भैंसा शाह चारण, भैंसा शाह चारण, भैंसा शाह चारण व रोड़ा बंजारा, व रोड़ा बंजारा, दोनों दोस्त थे रोड़ा बंजारा। तो भैंसा शाह चारण और रोड़ा बंजारा ने, देखो अपने तो वैसे भी भैंस को भैंस ही कहते हैं, और भैंस को कई बार गुस्से में हम कह देते हैं डो रोड़ा, है ना, तो दिमाग में रख लें भैंसा और रोड़ा। तो भैंसा शाह चारण और रोड़ा बंजारा ये निर्माता है। अब बात कर लें ये जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है ओदक दुर्ग। श्रेणी में बात कर लें ओदक ओब्लिक जल दुर्ग। सर ये ओदक क्या होता है, जल दुर्ग क्या होता है, तो आप जानते हो ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर नदियों का पानी हो उसे क्या कहते हैं, ओदक दुर्ग। ये ओदक दुर्ग है, जल दुर्ग है, तो आपको पता होना चाहिए नदियां। कौन सी ऐसी नदियां हैं जिनके पानी के बीच में ये दुर्ग बना हुआ है, तो कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो भैंस को बोलो चंबा। तो एक नदी हो जाएगी चंबल और दूसरी हो जाएगी ब्राह्मणी। चंबल व ब्राह्मणी नदियों के संगम पर, चंबल व ब्राह्मणी नदियों। तो चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर जो दुर्ग बना हुआ उसका नाम क्या है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। इसके अलावा पठार, कौन से पठार पर है, ये ऊंचाई पर बना हुआ है थोड़ा सा, तो पठार, पठार में याद रख लेना मानदेसरा का पठार, मानदेसरा का पठार, मानदेसरा का पठार। तो ये मानदेसरा का पठार है उस पर बना हुआ है। और इस भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं विशेषता की, तो देखने का प्रयास करें भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो सुनो भाई, ये जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है इसकी विशेषता बात करते हैं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग की विशेषता। तो विशेषता में इतना ही याद रखना, एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया। तो देखो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, एकमात्र दुर्ग, दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया, जिसका निर्माण, निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया, व्यापारियों द्वारा करवाया गया। बाकी राजा महाराजाओं ने बनवाए, व्यापारियों द्वारा करवाया गया, द्वारा करवाया गया, करवाया गया, व्यापारियों द्वारा करवाया गया, याद रह जाएगा आराम से। तो राजस्थान में व्यापारियों द्वारा बना हुआ दुर्ग कौन सा है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और इसी भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में अगर कथन की बात कर लें, इसके बारे में किसने किसने क्या क्या कथन गए हैं, तो देखने का प्रयास करें इस भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में कथन। तो कथन में बात करता हूं, देखो एक नंबर कथन, यह एक अभेद्य दुर्ग है, यह एक अभेद्य दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसको कोई भेद नहीं सका, अभेद्य दुर्ग है, यह एक अभेद्य दुर्ग है। तो इसको अभेद्य दुर्ग किसने कहा, अभेद्य दुर्ग है, तो आपको पता होना चाहिए इसे अभेद्य दुर्ग किसने कहा है, तो वो कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। मैंने शॉर्ट में लिख दिया टोड, तो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के पितामह, राजस्थान के इतिहास के जनक, ये हो जाएगा कथन, आराम से याद रख लोगे। तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के कौन से दुर्ग को अभेद्य दुर्ग कहा, जिसे भेदा नहीं जा सके, तो वो कौन सा हो जाएगा, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो इस भैंसरोडगढ़ दुर्ग को बनाने वाले कौन है, तो आप आराम से बता सकते हो, तो बनाने वाले कौन है, भैंसा शाह चारण और रोड़ा बंजारा, रोड़ा बंजारा। इसके अलावा अगर कथन की बात करूं तो और देखो, यदि राजपूताना में, यदि राजपूताना में, यदि राजपूताना में, एक कथन और लिख देता हूं, यदि राजपूताना में, यदि राजपूताना में उन्हें, यदि राजपूताना में उन्हें, यदि राजपूताना में उन्हें, उन्हें एक जागीर, एक जागीर की पेशकश, जागीर की पेशकश, जागीर की पेशकश की जाए, पेशकश की जाए, तो वह, वह, तो वह, तो वह भैंसरोडगढ़ को चुनेंगे, तो वह भैंसरोडगढ़ को चुनेंगे, भैंसरोडगढ़ को चुनेंगे, को चुनेंगे। ये किसने कहा है, ये भी कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, बस टोड के कथन है,
यानी कि कर्नल जेम्स टोड कह रहे हैं कि यदि उन्हें कोई कह दे कि तुम्हें मेवाड़ क्षेत्र में मैं जागीर दूंगा, कोई भी राजा कह दे, तो वो भैंसरोडगढ़ को लेना पसंद करेंगे। मतलब इतना ये सुरक्षित जगह है, इतनी अच्छी जगह लगी कर्नल जेम्स टोड को, और अभेद्य दुर्ग लगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो ये चित्तौड़ के अंदर दुर्ग था और इसे राजस्थान का वेलोर कहते हैं। इस बात को याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कौन सा किला है जिसे राजस्थान का वेलोर कहते हैं, वो कौन सा है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो ये अभी हम जो भी मतलब दुर्ग पढ़ रहे हैं, इनमें आपको पता होगा, हम जैसे बात करें तो ये राजस्थान है पूरा का पूरा। इस राजस्थान में आपको पता होगा हम यूं आगे बढ़े हैं। तो अगर पर्टिकुलर ऐसे जिलों के हिसाब से अपन चलें तो आपको पता होगा हम जहां तक पहुंचे हैं। तो बात करता हूँ, हल्का सा देखने का प्रयास करें। देखो, तो हम इस राजस्थान के अंदर जहां तक पहुंचे हैं, वो देखो, यहाँ से श्री गंगानगर हो गया, फिर क्या हो जाएगा अनूपगढ़, फिर क्या हो जाएगा बीकानेर, फिर क्या हो जाएगा फड़ौदी, जैसलमेर, जैसलमेर के नीचे बाड़मेर, बाड़मेर के नीचे आपको पता है सांचौर, फिर क्या है सिरोही, फिर क्या है उदयपुर, फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा मैनपुर, फिर क्या आता है प्रतापगढ़, फिर क्या आता है चित्तौड़। तो हम यहाँ चित्तौड़ तक पहुंचे। तो आपको आराम से पता होगा, जैसे देखो श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, इसके बाद में क्या है अनूपगढ़, अनूपगढ़, इसके बाद में क्या है बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर के बाद में क्या है फड़ौदी, फिर क्या है जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में क्या है बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में क्या है सांचौर, सांचौर के बाद में क्या है सिरोही, सिरोही के बाद में क्या है उदयपुर, उदयपुर के बाद में क्या है डूंगरपुर बांसवाड़ा, और फिर क्या है प्रतापगढ़, और फिर क्या है चित्तौड़। ये चित्तौड़ को दो भागों में भीलवाड़ा तोड़ता है। तो अभी हम चित्तौड़ में पढ़ रहे हैं और चित्तौड़ में भैंसरोडगढ़ दुर्ग को पढ़ा है। तो आप ऐसे ही दिमाग में रखें, हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे। बीकानेर में आपको पता होगा आपने जो दुर्ग पढ़ा था, क्योंकि श्री गंगानगर और अनूपगढ़ में केवल नाम नाम है, तो यहाँ पे जो दुर्ग पढ़ा था उसका नाम क्या था? जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग। फड़ौदी में फड़ौदी का किला है, कोई खास नहीं है। जैसलमेर में आपने पढ़ा था, आपको पता होगा, एक तो है सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, और इसके अलावा आपने पढ़ा था मोहनगढ़, सोनारगढ़ और मोहनगढ़। इसके अलावा देखो बाड़मेर में आपने पढ़ा था हापाकोट, हापाकोट। इसके अलावा पढ़ा था आपने किलोनगढ़, हापाकोट, किलोनगढ़। इसके अलावा आपने पढ़ा था जूना किला, जूना किला, जूना किला। इसके अलावा आपने पढ़ा था कोटड़ा दुर्ग, कोटड़ा दुर्ग। तो ये बाड़मेर में हो गया। इसके बाद में सांचौर में कुछ है नहीं, और फिर सिरोही में अभी आपने देखा था अचलगढ़, बसंतगढ़ और मचान दुर्ग, अचलगढ़, बसंतगढ़ और मचान दुर्ग, बसंतगढ़ और मचान दुर्ग, अचलगढ़, बसंतगढ़ और मचान दुर्ग। उदयपुर में आपने अभी देखा था, आपको पता होगा, एक तो देखा था भोमट दुर्ग, भोमट दुर्ग, एक देखा था आपने सजनगढ़ दुर्ग, सजनगढ़ दुर्ग, भोमट दुर्ग, सजनगढ़ दुर्ग। इसके अलावा आपने और कौन सा देखा था? ऊंटाड़ा किला, ऊंटाड़ा किला। ये उदयपुर के हो गए। फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा में है नहीं, प्रतापगढ़ में है नहीं, चित्तौड़ में हम अभी एक दुर्ग पढ़े हैं, कल हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो वो कौन सा है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़। ये हम राजस्थान के दुर्ग पढ़ते आ रहे हैं, और पहला वीडियो मैंने डाल रखा है पूरा, वो राजस्थान के बाउंड्री बाउंड्री पे सारे जो जिले हैं उनके अंदर जो दुर्ग हैं, फिर अंदर अंतर्वर्ती जो जिले हैं उनमें कौन से दुर्ग हैं, उनको रोज उस वीडियो को जरूर देखा करें आप। 5-10 मिनट, 5-10 मिनट आप दिया करें, ताकि वहां से आपके वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ओके दोस्तों, आपने मुझे और इन दुर्गों को इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।